मैं पथ पर अकेला था। मेरा गीत था और दूर दूर तक पहाड़ी पगडंडियों में चांदनी बिखरी सोई थी। रातें ठंडी हो गई थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी थी और 1 माह की देर थी कि यहाँ भी बर्फ के गोले पड़ने लगेंगे। नदियां जमकर चांदी की धारों में बदल जाएंगी और काले पहाड़ों की चोटियों पर शुभ्र हिम ऐसे चमकने लगेगा जैसे पहाड़ों ने अपने जोड़ों पर जूही के सफेद फूल बांध लिए हों। मैं अपने आप में खोया खोया आगे बढ़ता गया। कभी कभी पक्षी रात में मौन को तोड़ता निकल जाता और सूनी वादियां उसके परों की फड़फड़ाहट में गूंज जाती। फिर रात का ठंडा मौन वैसे ही वापस घेराता जैसे नदी की छाती पर गिरे पत्थर से कांपती लहरें फिर एक दूसरे में मिलकर मौन हो जाती। आधी रात का जवान चांद चमक रहा था और एक सफेद बादल का तन्हा सा टुकड़ा उसके आसपास तैरता जा रहा था। मैंने सोचा चांद के साथ तो कोई है, पर मैं बिल्कुल ही अकेला हूं। और मैंने नजर उठाकर चारों तरफ फैली सुनसान वादियों को देखा और फिर अपने 25 वर्षों की मानो उस जिंदगी पर नजर डाली जो आज मुझे एक लंबी सुनसान अंधेरी वादी के सिवाय और कुछ भी नहीं लगती है। इससे मेरा मन उदास हो गया और मैंने बीच में अचानक ही टूट गए अपने गीत को फिर गुनगुनाना शुरू कर दिया। सफेद बदली देर तक चांद को घेरे रही और फिर अंत में उस पर छा गई और मेरे पथ पर एक क्षण को झीना सा अंधेरा उतरकर चांदनी के सफेद रूप में घुल मिल गया। मेरी पगडंडी अब एक मोड़ पर आ गई थी। पहले थोड़ा उतार था और फिर दूर तक लंबा चढ़ाव जो चिनार के वृक्षों में से होता पहाड़ के ऊपर तक घूमता चला गया था। इस चढ़ाव के अंत में मेरा गांव था जहां बूढ़ी मां मेरी बाट जो रही थी। उतार पर धीरे धीरे उतरने लगा। सामने की घाटी के उस पार शैल नदी की चौड़ी धारा चांदनी की झिलमिलाहट में चमक रही थी। उस पर दूर एक सफेद धब्बे सा बजरा पानी पर टिका था और उससे बांसुरी के मीठे स्वर थिरकते पहाड़ों से टकरा रहे थे। मैंने अपना गीत बंद कर दिया और बांसुरी को सुनने लगा। वादियों के सुनसान प्राण धीरे धीरे उसके लहराते स्वरों में भर गए। मेरी आंखों में नींद की खुमारी उतरने लगी और पहाड़ की रात एक मधुर से स्वप्न में बदल गई। पगडंडी का उतार अब पूरा होने को था और मेरे गांव को जाती राह सांप की सुनहरी कांचली सी दूर तक चमकती दिख रही थी और नाव धीमी गति से अब किनारे की तरफ आ रही थी। चांद लहरों को चूम रहा था और सफेद बदली का टुकड़ा बहुत पीछे किनारों के ऊंचे वृक्षों में उलझा सा लगता था। मैं कंकड़ीली पगडंडी के उतार पर किसी स्वप्न में खोया सा उतरने लगा। मेरा रास्ता ऊपर जाता था पर मेरे प्राणों के तार नीचे को बह रहे थे। मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई नीचे खींच रहा है और मैं अपने कदमों को रोकने में असमर्थ हूं। बांसुरी के स्वर धीरे धीरे तेज से तेज होते जा रहे थे। पगडंडी पर अब रेत ज्यादा बढ़ गई थी और शैल का किनारा मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। ठंडी हवाएं लहरों को थपेड़े देती मुझे छूने लगी। मेरी शॉल का पल्ला पीछे पीछे उड़ता और मेरी सांसों में बर्फ का ठंडापन उतरने लगा। सांस भीतर जाती तो ऐसा लगता जैसे प्राण में बर्फ के लहराते फीते धंसते चले जा रहे हों। पगडंडी अंत में रेत में जाकर खो गई। मैं अब पहाड़ से नीचे उतर आया था। सफेद बगुलों के परों सा पाल ताने बजरा किनारे पर लगने को था। चांद सिर पर आ गया था और मेरी लंबी छाया सिमटकर मेरे पैरों में लिपट आई थी। बांसुरी अब और मधुरता से बज रही थी और उसके स्वर मेरी सांसों में डूब रहे थे।
मैं उसकी मधुरता में आगे बढ़ता गया और किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। हिलती लहरों ने मेरा स्वागत सत्कार किया और किनारे पर बैठा कोई पक्षी उड़ता उस पर चला गया। नाव मेरे पास ही आकर रुक गई। लहरें उसके आगमन से हिली और एक दूसरे पर दौड़ती चली गई। बांसुरी के स्वर तेज से तेज होते चले गए और अंत में एकाएक ऐसे टूट गए जैसे कोई चीनी का बर्तन अचानक पत्थर पर गिरकर बिखर गया हो। उसकी प्रतिध्वनि पहाड़ों में गूंज उठी और फिर नाव में कोई जोर से मीठी हंसी हंसने लगी। उसकी मीठी हंसी में उस बांसुरी के सुरों से ज्यादा मिठास थी। मेरे रोए रोए में कंपन की लहर दौड़ गई और मेरे दिल की धड़कनों पर उसकी ध्वनि टूटे गजरे के फूलों सी बिखरती चली गई। 2 क्षण नितांत खामोशी में बीते और मुझे मेरे दिल की धड़कनों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती रही। फिर कोई बाहर आया और चांद की रोशनी अचानक दुगनी हो उठी। मैं एकटक उसे देखता ही रह गया। वो फिर हंसने लगी और मेरे दिल के कमल थर थर होने लगे। वो कौन थी मैं नहीं जानता, पर मुझे लगा जैसे हम युग युग के जाने पहचाने मुसाफिर हैं और मेरे सपनों को छूने वाली जादूगरनी मेरे सामने खड़ी है। उसकी भंवरे सी काली काली पुतलियों पर चांद प्रतिबिंबित हो रहा था और उसके चांदनी से गोरे गालों पर बालों की एक काली लट हवा में झूल रही थी। वो एक क्षण चुपचाप मुझे देखते रही और फिर धीरे से बोली, नाव पर आ जाओ। उसकी आवाज में फूलों की खुशबू और सुबह की ताजगी थी। मैं एक क्षण ठिठका और पागल की तरह किसी अनजानी कशिश में बंधा नाव पर चढ़ गया। नाव मेरे चढ़ने से धीमे से डोलने लगी, जैसे सुबह की दक्षिणी हवा में नई नई फूल की पंखुड़ी डोलती है। लहरें जोर से हिलने लगी और शैल के आंचल पर सोया चांद का प्रतिबिंब टूक टूक होकर बिखर गया। उसने अपने गोरे शरीर पर आसमानी रंग की पतली सी साड़ी पहन रखी थी और लंबे लंबे काले बालों को खुला छोड़ रखा था। पतली साड़ी से उसके शरीर का रूप ऐसे छन छन कर बाहर आ रहा था जैसे पतली मलमल की तहों में किसी ने चांदनी की रुपहली रोशनी छुपा दी हो। मैं उसे देखता रहा और देखता ही रह गया। वो पीछे लौटी और पर्दा उठाकर बड़ी मधुर आवाज में बोली, भीतर आ जाओ। मुझ में उसके आदेश को इनकार करने की सामर्थ्य बिल्कुल नहीं थी। वो भीतर गई तो मैं भी उसके पीछे ही पर्दा उठाकर भीतर हो गया। उसने अपने कोमल हाथों में मेरे हाथों को ले लिया और लौटकर मेरी आंखों में झांकने लगी। मेरे प्राणों का तार तार कांपने लगा और मेरी आंखों के सामने से सब कुछ मिटता एक शून्य बिखरता चला गया। उसने धीमे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे होठों पर अपने मधुमय होठ लगा दिए। मेरा अंतर उसके हृदय की धड़कनों के स्पर्श से भर गया और उसके आलिंगन के नशे में मेरी चेतना घुल मिलकर एक हो गई। सुबह जब मेरी चेतना लौटी, मैं ठंडी रेत पर पड़ा था और पहाड़ों के पीछे से सुबह का सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। मैंने अपने चारों तरफ देखा, कहीं भी कोई नहीं था। बस दूर एक मछुए का झोंपड़ा विचार मग्न किसी एकाकी दार्शनिक सा घास में सिर उठाए खड़ा था। मैं उठा और झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। मेरा अंग अंग शिथिलता से बोझिल था और रात की घटनाओं की स्मृति मेरी आंखों में घूम रही थी। बूढ़े मछुए से मैंने रात की सारी बातें कही। वो गंभीर हो गया और बोला, तुम खुशकिस्मत हो जो अब भी जिंदा हो। इस घाटी को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। जिसके आलिंगन में तुम रात भर रहे हो वो कोई जीवित व्यक्ति नहीं, एक वेश्या की मृत आत्मा है जिसकी वासना अधूरी छूट गई।